नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई पिछली क्लास में हमने जो है क्या पढ़ाया था, ये 11वीं की फिजिक्स में जो है 11वीं की भौतिक विज्ञान में पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था भाई आपका ऋजुरेखीय पथ पर गति चल रहा है। इसमें चाल पढ़ाए थे, वेग पढ़ाए थे और इसके बाद विस्थापन वगैरह पढ़ाया गया था, दूरी पढ़ाया गया था। तो यहाँ से जो है अब आज चलते हैं भाई, त्वरण पथ पढ़ा चुके हैं, त्वरण की परिभाषा पढ़ा चुके हैं भाई, त्वरण का फार्मूला पढ़ाया जा चुका है। अब आज के क्रम में आज की क्लास में हम आगे क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में है क्या भाई, गति के समीकरण। गति के समीकरण 9th में भी थे लेकिन वो सामान्य विधि से हल करने के लिए थे। जो गति के समीकरण थे एक्चुअली में 9th में वो सामान्य तरीके से हल करते थे, वो जो है आपका सिंपल वे में सामान्य तरीके से हल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो गति के समीकरण है वो जो है किस विधि से है भाई, दो विधि से हल करने के लिए आता है, आपका कलन विधि से या इसी को समाकलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करने के लिए आता है। भाई आपका दे दिया जाएगा कि गति के प्रथम समीकरण का समाकलन विधि से व्युत्पत्ति कीजिए, ये सीधा सा डेरिवेशन आता है। परीक्षा में कोई 3 गति के समीकरणों में से कोई एक समीकरण आ जाता है और दूसरी ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति आती है। भाई तो पहले कलन विधि से देखेंगे, चूंकि ग्राफीय विधि अभी बताई नहीं गई है तो कलन विधि को देखकर फिर ग्राफीय तरीका जो है ग्राफीय विधि शुरू करेंगे, ग्राफीय विधि से फिर क्या है गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलिए देखते हैं गति के समीकरण। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख देते हैं, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बनेगा हमारे पास, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित त्वरण से एक सरल रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग विस्थापन त्वरण आदि में, वेग विस्थापन त्वरण समय भी होना चाहिए एक्चुअली में, वेग विस्थापन त्वरण आदि में संबंधों को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसे गति के समीकरण कहते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, जिसे गति के समीकरण कहते हैं, यहां से अगर बड़े आराम से इस परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो, और कॉपी पेन लेके बैठिए सभी से भाई, ये जो है अनुरोध है कि कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको पूरा सही तरीके से प्रॉपर वे में आप नोट करते चलिए, फिर कॉपी बनाते चलिए सही ढंग से। तो देखिए कुछ हमारे पास क्या है भाई, गति के समीकरण, इसको कैसे कहेंगे, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गतिमान है, एक निश्चित त्वरण से गतिमान है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में जो है गति करती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग विस्थापन त्वरण आदि में संबंधों को, जैसे हमारे पास क्या है, गति का जो प्रथम समीकरण होता है एक्चुअली में v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो यहां से ये जो है किन किन राशियों में संबंध है, ये वेग अंतिम वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये त्वरण हो गया, समय हो गया। तो यहां से क्या है भाई, ये जो है त्वरण और वेग और समय में क्या दिखाता है, संबंध दिखा रहा है। तो यहां से कहेंगे क्या भाई, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है,
ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण आदि में, वेग, विस्थापन, त्वरण, समय आदि में संबंधों को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, बिल्कुल बात समझ लीजिएगा भाई, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण और समय को, वेग, विस्थापन, त्वरण और समय को, वेग, विस्थापन, त्वरण और समय को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण और समय को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसे गति के क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इसकी खोज, इसके जो है इसकी खोज किसने किया था भाई? इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था। गति के समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। गति के समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई। गति के समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, v बराबर u प्लस क्या होता है? at होता है। दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर होता है हमारे पास v बराबर, यहां से जो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यस आपकी दूरी या विस्थापन होता है, यू प्रारंभिक वेग, अभी इसको समझा रहे हैं सारी चीजें। और इसके बाद यहां से जो है वी स्क्वायर, तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये तीन समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों की व्युत्पत्ति, तीनों का डेरिवेशन, तीनों का निगमन आता है। तीनों में से कोई एक का निगमन पूछा जाता है भाई। तीनों में से कोई एक का निगमन पूछ लिया जाएगा, कलन विधि से अथवा ग्राफी विधि से पूछ लिया जाएगा। तो गति के समीकरण की परिभाषा आपको ध्यान रहेगा भाई। यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, ये वेग मान लो, वस्तु के वेग, विस्थापन और त्वरण में, वस्तु का त्वरण कितना हो गया? वस्तु के वेग, विस्थापन और त्वरण में संबंधों को एक जो है समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार और भाई। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण, समय आदि को एक समीकरण, एक जो है वेग, विस्थापन, त्वरण, समय को के संबंधों को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। यही परिभाषा लिखाई गई भाई। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण, समय आदि के संबंधों को ये संबंध आपस में दिखा रहा है भाई। तो यहां से वेग, विस्थापन, त्वरण, समय आदि के संबंधों को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। ये कितने प्रकार का होता है भाई? ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या? v बराबर u प्लस at, दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान जैसे देखिएगा यहां है क्या क्या भाई? यहां से u इज इक्वल टू क्या है? u क्या है? प्रारंभिक वेग। u बराबर क्या है भाई? आपका प्रारंभिक वेग। और v बराबर क्या है? अंतिम वेग। u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, और t आपका क्या है? समय है। और यहां से a क्या है? आपका त्वरण है। a त्वरण है भाई, ध्यान से देखिएगा, a त्वरण है। s बराबर क्या है? दूरी अथवा विस्थापन।
यस बराबर क्या है भाई, दूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, v बराबर u प्लस at, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, और यस क्या है आपका, यस दूरी है, u फिर से प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, t समय है। v क्या है आपका, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, यस दूरी है। तो पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस at, दूसरा बराबर यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा क्या होता है भाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों याद होने चाहिए। याद होने के साथ साथ आपको जो है डेरिवेशन बनना चाहिए भाई। तो यहां से आज पहला डेरिवेशन गति का प्रथम समीकरण कलन विधि से, कलन का मतलब समाकलन विधि से देखेंगे भाई। तो यहां से जो है चलिए देखते हैं गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे भाई, हमारे पास जो है ये होगा तो क्या बनेगा, यहां से कलन विधि से, कलन को ही क्या कहते हैं भाई, समाकलन विधि। कभी कभी परीक्षा में समाकलन विधि आ जाता है, तो कलन अथवा समाकलन इसी को कहते हैं। कलन अथवा समाकलन विधि से, कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। तो पहला नंबर है आपका क्या, गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति, गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। ये परीक्षा में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है परीक्षा में आता ही है। यह वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षा में आता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आप कमेंट में लिख के बताएंगे हाँ पूरा समझ में आ गया है, और यदि नहीं आया है तब भी बताएंगे भाई। इसकी हमने बता रहे हैं कि यदि कई लोगों के कमेंट हो जाएंगे, 5-6 लोगों के कमेंट हो जाएंगे, 7 या 8-10 हो जाएंगे, तो फिर हम एक क्लास उस जो है उस वीडियो की दूसरी क्लास लगा देंगे, ऐसा माना जाएगा कि समझ में कम आया है। तो यहां से गति का प्रथम समीकरण होता क्या है भाई, v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां सबसे पहले मान लेंगे, यहां से हमें व्युत्पत्ति किसकी करना है, गति के प्रथम समीकरण की। तो होता क्या है, v बराबर u प्लस at। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहां से माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, u से चल रही है, तथा t समय बाद उसका वेग बढ़ के, उसका वेग t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है भाई, v हो जाता है, तथा उसका त्वरण, तथा वस्तु का त्वरण a है। तब त्वरण की परिभाषा से, तब त्वरण की जो परिभाषा होती है भाई, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, सभी लोग ध्यान देंगे यहां से। यदि आपको इतनी बात समझ में आ रही है, जो अभी तक हमने पढ़ाया वो यदि समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाया हमने, गति का समीकरण पढ़ाया। तो गति के समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, गति के समीकरण को कैसे लिखेंगे भाई, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही, फिर से सुन लीजिएगा, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, यदि सीधी सरल रेखा की बात होगी, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, तो वस्तु के वेग, विस्थापन और त्वरण में संबंधों को क्या किससे व्यक्त किया जा सकता है, एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण आदि के संबंधों को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, तो वस्तु के वेग, विस्थापन, त्वरण आदि के संबंधों को
एक सीधी संबंधों को किससे, एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, गति का समीकरण कहा जाता है। ये जो है गति का समीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने जो है खोजा था। और ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, गति के समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा नंबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तीसरा नंबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहां से क्या चलेंगे भाई, कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे भाई। पहला नंबर क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति होती है। तो गति के प्रथम समीकरण में क्या मान के चलेंगे, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये अपने प्रारंभिक वेग किससे, u से जा रही है। इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। t समय बाद इसका वेग बदल के क्या हो जाता है, v हो जाता है। ध्यान से देखिएगा यहां से, t समय बाद इसका वेग बदल के क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो लिखेंगे क्या, माना कि कोई गतिमान वस्तु, ये गतिमान वस्तु है, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय बाद, बड़े आराम से, आप किसी को याद नहीं रखना है भाई, यहां से जो है एक जो है इमेजिन करके रखना है कि एक गतिमान वस्तु है, ये अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है भाई, उसका वेग v हो जाता है तथा वस्तु का त्वरण a है। वस्तु का त्वरण क्या है भाई, a है। तब यहां से कंडीशन, अब आगे चलेंगे, यहां तक सभी को बनना चाहिए भाई। तब यहां से हमारे पास जो त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण का क्या फार्मूला होता है, a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t। ध्यान से देख लीजिए भाई, a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ये क्या है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन है, डेल्टा परिवर्तन दिखा रहा है बटे ये समय में परिवर्तन है। तो a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। वेग परिवर्तन को डेल्टा v से, समय अंतराल को डेल्टा t से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद यहां से जो है हम यहां से भाई डेल्टा हटा के डी भी लगा सकते हैं, ये भी अंतर ही दिखाएगा, ये सूक्ष्म या अंतर दिखाता है। स्मॉल डी दो चीज दिखाता है भाई, सूक्ष्म या अंतर दिखाता है। तो हम यहां से, चूंकि हमें समाकलन करना है, इसलिए सूक्ष्म की, अंतर की कंडीशन हटा के हमने क्या लगा दिया, सूक्ष्म की कंडीशन लगा दिया। a बराबर एक्चुअली फार्मूला होता क्या है, a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है। हम यहां से डेल्टा को हटा के, ये परिवर्तन हटा के क्या लगा दिया, यहां से परिवर्तन d भी दिखाता है तो d लगा दिया। डेल्टा के स्थान पर क्या लगा दिया, केवल d लगा दिया। आपका ये भी एक फार्मूला होता है, तो इसको गलत नहीं मान के चलेंगे भाई। तो a बराबर क्या हो गया, dv अपान dt। ये वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ये लिखा है, v अपान t देख लीजिए भाई, यहां से d क्या दिखा रहा है, सूक्ष्म दिखाता है या परिवर्तन दिखाता है। तो यहां से इतना हो गया। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे भाई, तिर्यक गुणा कराएंगे, ये बटे में क्या है, 1 है, तो dv का 1 के साथ गुणा तो dv होगा। तो यहां से dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, a इंटू dt हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से ध्यान से देखेंगे तब हमारे पास बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यहां से जो है सबसे पहले हम त्वरण का फार्मूला लगाए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है। डेल्टा को हटा के हमने d रख दिया, dv अपान dt। तो यहां से तिर्यक गुणा करा दिया, dv बराबर a इंटू dt हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहां से जो है यदि वस्तु का वेग u से कहां तक बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, पहले क्या है, यहां से जो है u से क्या हो रहा है, पहले वेग u है, u से कहां तक बढ़ रहा है, v तक बढ़ रहा है। और शुरुआत में उसका समय क्या है, शुरुआत में समय 0 मान के चलेंगे, फिर समय कितना, t सेकंड बाद, t सेकंड तक समय बढ़ता है। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, शुरुआती समय 0 मान के चलेंगे, लास्ट समय क्या मान के चलेंगे, t समय मान के चलेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भाई, समाकलन करेंगे। समाकलन विधि लगा रहे हैं तो समाकलन करेंगे ही, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। इधर का समाकलन, समाकलन dv बराबर हो जाएगा समाकलन a इंटू dt हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से समाकलन dv, ये सूक्ष्म क्या है, वेग सूक्ष्म है,
ध्यान से देखिएगा भाई, स्मॉल डी क्या व्यक्त करता है, सूक्ष्म व्यक्त करता है, सूक्ष्म या अंतर व्यक्त करता है। तो इस सूक्ष्म राशि को, इस सूक्ष्म वेग को हम समाकलन का मतलब बढ़ा रहे हैं। समाकलन का पिछले हमने जो बताया था, हमने बताया था कि डेरिवेशन में यूज होगा समाकलन अवकलन। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, यहां से इस समाकलन, ये सूक्ष्म राशि क्या है, सूक्ष्म डीवी है। डी का मतलब सूक्ष्म और वी का मतलब वेग, तो सूक्ष्म वेग है, सूक्ष्म वेग को हम समाकलन कर रहे हैं, समाकलन का मतलब बढ़ा रहे हैं। तो जो वेग है वो कहां से कहां तक बढ़ेगा भाई, ये समाकलन का मतलब बढ़ाना है। तो वेग आपका कहां से कहां तक बढ़ेगा, पहले वेग क्या था भाई, पहले वेग u था, u से बढ़ के वेग कितना हो गया, v हो गया। तो u वेग को कहां से कहां तक बढ़ाना है, u से लगा के v तक। तो इस सूक्ष्म वेग को, इस सूक्ष्म वेग को कहां से कहां तक समाकलन करना है या बढ़ाना है, समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है। तो कहां से कहां तक बढ़ाना है, u से लगा के v तक बढ़ाना है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, लेकिन समाकलन का मतलब बढ़ा रहे हैं, कहां से कहां तक बढ़ाएंगे, एक लिमिट लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम वेग बढ़ा दिया, जो है बहुत जो है ज्यादा वेग बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक लिमिट से वेग बढ़ाना है। समाकलन का मतलब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब बढ़ा रहे हैं। तो वेग, इस सूक्ष्म वेग को कहां से कहां तक बढ़ाएंगे, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक बढ़ाएंगे, मतलब u से लगा के कहां तक बढ़ाएंगे, v तक बढ़ाएंगे। अब समय यहां से, अब इस पूरे इक्वेशन में सूक्ष्म क्या है भाई, सूक्ष्म ए तो सूक्ष्म है नहीं, जिसके बगल में स्मॉल डी लगा हो वही सूक्ष्म राशि होती है, छोटी राशि होती है। तो समय क्या है, सूक्ष्म राशि है। तो जो सूक्ष्म होगा, जो छोटी होगी, उसी का समाकलन होगा, वही बढ़ेगी। जो सूक्ष्म राशि होगी वही क्या होगी, बढ़ेगी। समाकलन का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, बढ़ाना होता है। समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है, अवकलन राशि के मान को घटा देता है। तो सूक्ष्म क्या है, समय है, इसीलिए यही बढ़ेगा, इसी का समाकलन होगा। ये सूक्ष्म नहीं है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा। तो यहां से समय को कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, शुरुआत में समय हमने बताया था शून्य मान के चलेंगे, लास्ट में समय कितने समय बाद हो गया था, v वेग t समय बाद। तो शून्य से लगा के समय कहां तक बढ़ाना है, t तक बढ़ाना है। शून्य से लगा के समय को कहां तक बढ़ाना है, t तक बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा भाई, लिमिट सभी के समझ में आ गई है ना, समाकलन तो कर लेंगे, यहां से लिमिट समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से समाकलन कर दीजिए। तो पहले हमने बताया था भाई, समाकलन ज्यों का त्यों होता है, समाकलन ज्यों का त्यों करेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। निश्चित समाकलन की कंडीशन बन रही है, निश्चित समाकलन में करते क्या है, समाकलन कर देते हैं, लिमिट बाद में रख देते हैं। तो अभी इस लिमिट को u से लगा के v तक, समाकलन dv, तो u से लगा के v तक, इसको लिमिट को ध्यान नहीं रखना है, समाकलन dv। तो एक फार्मूला होता है, एक स्टेप और हल कर लीजिए भाई, यहां से समाकलन u से लगा के v तक और dv है बराबर, यहां से a जो है सूक्ष्म है नहीं, जो सूक्ष्म होगा वही समाकलन का मतलब बढ़ाया जाएगा। तो a को समाकलन से बाहर कर लीजिए, बचा क्या, समाकलन 0 से लगा के कहां तक बचा, t तक बचा। ध्यान से पढ़ते चलिए भाई, ध्यान से बिल्कुल पढ़ते चलिए। a से a को बाहर कर लिया, 0 to t dt, क्या बचा आपका, dt बचा। अब इसके बाद चूंकि फार्मूला होता क्या है, चूंकि समाकलन dx इक्वल टू क्या होता है भाई, यक्स होता है। अब यक्स के स्थान पर यदि हम हटा के क्या रख दे, दोनों जगह v रख दें, dx बराबर x होता है तो dv बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ना, और dt बराबर क्या हो जाएगा, यदि t रख दे यहां तो t हो जाएगा। समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन dt बराबर क्या होगा, t होगा। तो यहां से समाकलन चूंकि फार्मूला होता है dx बराबर x, तो रखिए भाई, तो समाकलन dv बराबर क्या हो जाएगा, v हो गया। लिमिट कहां से कहां तक लगी है, लिमिट u से लगा के v तक लगी है बराबर। अब यहां से a उसी प्रकार, और समाकलन dt है, तो समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा, t हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लगा के t रखी है लिमिट, इतना रखा हुआ है भाई। अब लिमिट हटाने का काम बचा है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, v के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए, ये लिमिट हटाने का क्या होता है भाई, काम होता है। तो यहां से v के स्थान पर अपर लिमिट v ही रहेगा, v के स्थान पर v ही है, बीच में माइनस लगाएंगे, v के स्थान पर क्या है, लोअर लिमिट u हो गया, लिमिट हट गई।
क्या हुआ भाई, ध्यान से देखिएगा एक बार, v के स्थान पर अपर लिमिट, v के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो v के स्थान पर अपर लिमिट v है, माइनस v के स्थान पर लोअर लिमिट क्या है, u है, बराबर हो जाएगा a। उसी प्रकार और यहां से t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट t हो गया, और इसके बाद t के बीच में माइनस लगाएंगे, t के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से देखिए तो बड़े आराम से हमारे पास बन जाएगा भाई सिस्टम। क्या बना, यहां से v माइनस u हो गया, बराबर यहां से a। उसी प्रकार t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, बीच में माइनस लगाएंगे, t के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, तो t के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहां से बचा क्या, यहां से हमारे पास बचा, ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो है आपका यहां से बचा आपका v माइनस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू आपका कितना बचा, इस शून्य का कोई मतलब नहीं, a का t के साथ गुणा तो at हो गया। अब यहां से जो है u माइनस में है, इसको उधर ले जाइए तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u को उधर ले जाएंगे तो ये u हो गया, प्लस में क्या हो गया, at हो गया, तो v बराबर u प्लस क्या हो गया, at हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ये जो है आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ये गति का समीकरण, प्रथम समीकरण कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं भाई आगे। तो ये भाई कलन विधि से क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। तो इसको एक बार हम और मोटा मोटा देख ले रहे हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। एक बार जो है थ्योरी पर विशेष ध्यान अभी नहीं देंगे, इस बार थ्योरी चूंकि हमने समझा दिया है सही ढंग से, तो गति का जो प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे तो उसमें पहले थ्योरी लिखेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। ध्यान दीजिएगा, गति का जो प्रथम समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले थ्योरी क्या लिखेंगे, ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा, तीनों समीकरणों के लिए क्या लिखेंगे कि माना कि कोई गतिमान वस्तु है, माना कि कोई गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, माना कि कोई गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, या माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, बढ़ के v हो जाता है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा उसका भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर वो बढ़ के कितना होता है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, घट भी जाता है कभी कभार। तो यहां से जो है माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, t समय बाद उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है, तथा वस्तु का त्वरण a है, तब त्वरण a इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है। अब यहां से डेल्टा हटा के हम क्या रख दिए भाई, d जो है d रख दिया, डेल्टा हटा के क्या रख दिया गया, d रख दिया गया। अब यहां से तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो बटे में 1 कह सकते हैं, dv का 1 के साथ गुणा तो क्या बनेगा आपका dv बना, यहां से क्या बना भाई, dv इज इक्वल टू कितना, dt का a के साथ गुणा तो a dt हो गया। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन विधि चल रही है तो इधर का भी समाकलन कर दिया, इधर का भी समाकलन कर दिया। अब समाकलन, ये वेग है, वेग का समाकलन, ये सूक्ष्म वेग का समाकलन का मतलब सूक्ष्म वेग को हम बढ़ा रहे हैं, तो वेग कहां से कहां तक बढ़ रहा है, प्रारंभिक वेग u से कहां तक वेग बढ़ रहा है, v तक ही तो बढ़ रहा है। तो सूक्ष्म वेग को बढ़ा रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाएंगे कहां से कहां तक, u से लगा के v तक। और यहां पर वेग को, समय को क्या मान के चल रहे हैं, t बराबर 0 से, यहां पर समय क्या हो रहा है, t बराबर t हो रहा है। तो समय को कहां से कहां तक, चूंकि ये क्या है भाई, त्वरण सूक्ष्म है नहीं, तो सूक्ष्म क्या है, समय है, समय ही बढ़ेगा, तो समय कहां से कहां तक है, 0 से लगा के t तक समय बढ़ेगा। अब यहां से केवल समाकलन करना है, तो समाकलन dx का x होता है, तो समाकलन dv का क्या हो जाएगा, v हो गया, और लिमिट ज्यों करते हो लगा दीजिए, कहां से कहां तक, u से लगा के v तक लिमिट है, बराबर a का समाकलन होगा नहीं, समाकलन dt का कितना हो जाएगा, t हो गया, और कहां से कहां तक लिमिट रखी है, 0 से लगा के t तक रखी है। अब लिमिट हटा दीजिए तो v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, v के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाएंगे तो v के स्थान पर v हो गया, माइनस v के स्थान पर क्या हो जाएगा, u हो गया, बराबर a, t के स्थान पर अपर लिमिट तो t, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट तो 0 हो गया। अब इसके बाद यहां से बनेगा कितना भाई, v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 0 से कोई मतलब नहीं, तो a इंटू क्या हो गया, t हो गया। u को उधर ले जाइए
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, u प्लस एटी हो गया, v बराबर u प्लस क्या हो गया, एटी हो गया। तो यहां से हमारे पास जो है ये क्या बनेगा भाई, गति का प्रथम समीकरण बनेगा। अब कल जो है, कल दोनों इक्वेशंस बताएंगे। कल जो है गति का द्वितीय समीकरण, कल की क्लास में गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, दोनों की व्युत्पत्ति कराएंगे, एक ही क्लास में करा देंगे भाई। फिर इसके बाद आएगा आपका जो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, तो उसको फिर अगले क्लासों में करा जाएगा। या तो आपका परीक्षा में कलन विधि से आता है या तो ग्राफीय विधि से आता है, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है भाई। चलिए होमवर्क दे दे कुछ जो है, कुछ पिछली जो है चैप्टर से कुछ ना कुछ होमवर्क दे दिया जाए, जिससे आप घर में कुछ प्रैक्टिस करते रहें। तो ये सवाल है भाई, आपके 2 सवाल होमवर्क के लिए करना है। पहला नंबर, ये सारे सवाल कराए जा चुके हैं भाई, विमी विश्लेषण से सवाल है। पहला नंबर सवाल क्या है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाले बल F, गोले की त्रिज्या r, इसके सीमांत वेग v तथा द्रव की श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमी विधि द्वारा F के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इनकी सभी की विमाएं आपको पता होना चाहिए। F की विमा, F जो है किन राशियों पर निर्भर करता है, जो बल F है, लगने वाला बल F पहले r पर निर्भर करता है, तो F अनुक्रमानुपाती r की पावर a होगा। फिर वेग v पर निर्भर करता है, तो F अनुक्रमानुपाती v की पावर b होगा। फिर इसके बाद F जो है ईटा पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक ईटा इसे कहते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती ईटा की पावर c होगा। अब देखिए F का विमी सूत्र क्या होता है भाई, ml t की पावर -2 होता है। और त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का विमी सूत्र l होगा। वेग है, वेग चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे रेखीय वेग हो, चाहे सीमांत वेग हो, चाहे जिस प्रकार का वेग हो, वेग की विमा क्या होगी, l t की पावर -1 ही होगी। और इसके बाद श्यानता गुणांक एक नया शब्द आया भाई, इसकी विमा नहीं निकाले थे, चलिए इसकी विमा हम निकाले दे रहे हैं, बाकी सवाल आप कीजिएगा। तो एक फार्मूला होता है स्टोक्स बल का, वो आगे पढ़ने को मिलेगा आपका सेकंड पेपर में, दूसरे या तीसरे चैप्टर में आपको मिलेगा, द्रव वाले चैप्टर में। तो स्टोक्स बल का फार्मूला होता है F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। अब यहां से ईटा का निकालना है विमी सूत्र, तो सारी राशियां गुणे में हैं, इनको इधर ले आओ, तो F अपान ये सारी राशियां क्या होंगी, ईटा को छोड़कर गुणे में जब इधर आएंगी तो किस में हो जाएंगी, भाग में, तो F अपान 6 पाई, और यहां से 6 पाई R गुणे में है, ये इधर आया भाग में, V भी गुणे में इधर आया भाग में, बराबर क्या बच गया, ईटा। तो अब क्या बनेगा भाई, ईटा का विमी सूत्र बराबर F का विमी सूत्र, F का क्या हो जाएगा, ml t की पावर -2, और बटे में 6 पाई एक नियत राशि, इसका कोई विमी सूत्र होगा नहीं, ना तो मात्रक होगा ना तो विमी सूत्र होगा। R त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई की विमा क्या हो गई, l हो गई। v क्या है, वेग है, वेग की विमा क्या हो जाएगी, l t की पावर -1 हो गया। अब इसके बाद t की पावर -1 से t की पावर -1 कैंसिल, तो -2 से -1 कैंसिल हो गया, t की पावर -1 कैंसिल कर रहे हैं, -1 कैंसिल हो गया तो -1 बचा। अब यहां से एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो l को ऊपर ले जाएंगे तो m हो गया, l जब ऊपर जाएगा तो l की पावर क्या बचेगा, -1, t की पावर क्या हो जाएगा, -1, तो ईटा की विमा क्या आ गई, ml की पावर -1, t की पावर -1। तो ये सवाल करके दिखाना है सभी को। और ये दूसरा नंबर जो सवाल है भाई, यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है, तो आवर्तकाल की विमा t होती है, तो आवृत्ति की विमा बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, हमने बताया था आवर्तकाल एक प्रकार का समय, तो समय की विमा t, यहां से ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, -1, तो आवृत्ति की विमा क्या हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी। लंबाई आप जानते ही हैं, तनाव बल ये एक प्रकार का बल है, तो बल की विमा क्या जानते हैं, F की विमा ml t की पावर -2, और यहां से इतनी द्रव्यमान m की विमा m जानते हैं, तो यहां से जो है विधि से क्या है, आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो इसको सभी लोग भाई सवाल करके दिखाएंगे। अब यहां से जो है भाई, जो भी नए लड़के जुड़े हुए हैं हमारे जो है चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। और इसके बाद ध्यान से देखिए भाई, यहां से जो है जो दोनों सवाल हैं, दोनों सवाल इस मोबाइल नंबर पर भाई, इस व्हाट्सएप में दिखाएंगे, 7985 56 78 16,
ये हमारे पास भाई पर्सनल व्हाट्सएप हमारा नंबर है। दोनों होमवर्क करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के दिखाइए। साथ में जो कॉपी आप बना रहे हैं उसकी भी 2-3 पेजों की जो है मेन जो है पृष्ठों की फोटो कॉपी खींच के दिखाइए कि हाँ आप कॉपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे प्रॉपर वे में, और पूरी सही तरीके से पढ़ाई करिए। क्योंकि आगे जो है यदि आपको कुछ करना है, कंपटीशन कुछ करना है आगे, केवल 12वीं पास नहीं करना है, तो आप 11वीं का सही पढ़िए। यदि आप जो है किसी से भी पूछिए तो 11वीं 12वीं दोनों का आता है, 11वीं का ज्यादा मान लीजिए आता है। तो फिजिक्स 2-3 जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स मैथ वगैरह बढ़िया कंप्लीट करके रखिए, तो आपका जो है जो छोटे मोटे एग्जाम है, बात समझ रहे हैं ना, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, इनमें आप फॉर्म डालिए, बिल्कुल सही से देखिए। जो है हो करना है या नहीं करना वो तो बात अलग चीज है, हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो आप जो है भाई 11वीं में 10वीं लेवल का जो एग्जाम होता है, आप पॉलिटेक्निक बढ़िया एग्जाम होता है भाई, और ITI भी बढ़िया होती है, इसके थ्रू नौकरियां भी मिलती हैं। तो आप जो है सही ढंग से इनकी तैयारी कीजिए। 10वीं लेवल का आता है, वैसे नाम 10वीं लेवल का रहता है लेकिन इंटर लेवल का रहता है। तो जो आप सही से पढ़ेंगे तो इनकी जो है इनका फॉर्म निकलता है भाई, फॉर्म जो है करीब वही मुझे लगता है ITI का फॉर्म निकला हुआ है, तो आप डाल सकते हैं। पॉलिटेक्निक का भी इसी बीच जो है दिसंबर में निकलता है, नवंबर दिसंबर में। तो पॉलिटेक्निक हमारा जो है कहने का मतलब ये पॉलिटेक्निक और ITI का फॉर्म डालिए, उसकी परीक्षा दीजिए। अप्रैल में परीक्षा होती है। करना है कि नहीं करना वो तो बात की बात है, जब आप पास कर पाएंगे उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि हमें करना है अन्यथा नहीं करना है। 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक या ITI या कुछ भी करना है, तो आप बढ़िया जो है तैयारी कीजिए सही ढंग से सभी लोग।